शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 4 खबरें इस समय चर्चा का विषय हैं। पहली खबर है जबलपुर में। जबलपुर से पनागर के विधायक सुशील इंदु तिवारी ने अपने कार्यालय में पटवारी को बुलाया। मनपसंद रिपोर्ट ना बनाने पर पटवारी के साथ मारपीट की। अब वो पटवारी बेचारा जो है ना परेशान हो गया है। कल तक वो एफआईआर की बात कर रहा था, आज कह रहा है कि मैं इन बाहुबली से नहीं लड़ सकता हूं और अब मैं केवल यहां से तबादला चाहता हूं। दूसरी बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां देवास की विधायक गायत्री राजे, जो वहाँ की महारानी भी हैं, उनके बेटे विक्रम सिंह वहाँ होटल लगी 3 गाड़ियों को लेके महाकाल लोक के अति सुरक्षित एरिया में घुस गए, जहाँ एसपी कलेक्टर ने बामुश्किल उनको पकड़ा, जुर्माना किया, गाड़ियाँ जब्त की गई। तीसरी बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में 9 महीने बाद भी मंत्रियों को स्टाफ नहीं मिल रहा था। इस बात को हमारा चैनल लगातार उठा रहा था कि क्या कारण है, और एक ही कारण था कि मंत्री जिन लोगों को अपने स्टाफ में चाहते थे उन पर तमाम आरोप थे भ्रष्टाचार के। सरकार नहीं चाहती थी कि ये स्टाफ उन्हें दिया जाए, सरकार जो देना चाहती उन्हें मंत्री लेना नहीं चाहते थे। आखिरकार में अब जो खबर आ रही है, और ये बहुत बड़ी खबर है, कि मंत्रियों के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया है और जो मंत्री जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को अपना ओएसडी या विशेष सहायक बनाना चाहते हैं, उनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुछ रह गए, वो भी 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे। और चौथी बड़ी खबर है कि लाहौर के जो पूर्व विधायक रहे, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। एक अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड उनके घर आया है जिसमें लिखा है कि गोविंद सिंह जी, आप अधिकारियों की और नेताओं की बहुत शिकायत कर रहे हो, आप यह सुधर जाओ वरना आपके दिन पूरे हो गए हैं, आपकी हत्या कर दी जाएगी। इन चारों मुद्दों पे मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं एक साथ 4 अलग अलग विषय को उनकी नज़र से समझने की कोशिश करूंगा। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपने देखा सारी चीज़ों को मैंने कि किस तरह से जबलपुर में जो हुआ है कि इंदु तिवारी, अब तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि कोई बाहुबली विधायक है तो इंदु तिवारी। अब तो भारतीय जनता पार्टी को इनको मंत्री बना ही देना चाहिए। इतना सारा उन्होंने शौर्य कर दिया है कि वो कई लोग उनके हाथ से पिट चुके हैं, इनमें एनएसए भी लग चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। तो जिस तरह आज पटवारी ने अपना सामान समेट लिया और डर गया, और वो बोल रहे हैं, ऑडियो में बोल रहे हैं, मेरे से बातचीत में बोल रहे हैं कि भाई मैं अब इस विधायक से नहीं लड़ सकता, मेरे को कोई न्याय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तबादला चाहिए। देखिए रविंद्र जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये चीज़ें, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों पर इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं। अब ये खुद उनकी पार्टी में हो रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो पटवारी सेना से आया और उसने सिविल में नौकरी मिली है पटवारी को, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे फौजी पटवारी की नौकरी कर रहे हैं। जहाँ तक उन विधायक महोदय की बात है, वो बहुत पुराने लिस्टेड गुंडे हैं, उन पर तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं। उनका अपना परिवार, उनका अपना भाई बरसों से उनके खिलाफ लड़ रहा है, उन्हें बताता रहा, उस पर भी दबाव उन्होंने बनाया है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि एक पटवारी ने कलेक्टर से जाके शिकायत की। जबलपुर के वो कलेक्टर जिन्होंने स्कूलों को ठीक करके, प्राइवेट स्कूलों को ठीक करके एक नज़ीर पेश की, वो अपने पटवारी को सुरक्षा नहीं दे पाए। पटवारी के संबंध में वो कार्रवाई नहीं कर पाए कि अगर एक विधायक के दफ्तर में पटवारी की पिटाई होती है, जूतों से मारा जाता है, जैसा विधायक ने कहा है कि मेरे दफ्तर के बाहर मारा गया है, और कलेक्टर उसको सुरक्षा नहीं दे सकते, या अगर पटवारी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसे बर्खास्त कीजिए। और अगर उसका अपमान हुआ है तो ये पटवारी का अपमान नहीं है, कलेक्टर में जूते पड़े हैं, उस कलेक्टर का अपमान है, क्योंकि पटवारी उसका प्रतिनिधि है, रेवेन्यू का हेड डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है। वो जो कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर महोदय को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पटवारी को उस इलाके से हटा देना या दूसरे इलाके में भेज देना समाधान नहीं है। कल को दूसरा जाएगा, वो पिटेगा, नहीं पिटेगा तो वो सब करेगा जो विधायक महोदय चाहते हैं। विधायक महोदय ने कब्जे कर रखे हैं, विधायक महोदय गैंग चलाते हैं, विधायक महोदय इतने बड़े हैं कि महिला पुलिसकर्मियों को फ़ोन करवाते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें बुलाते हैं। पर और क्या चाहिए? किस बात के लिए कलेक्टर और एसपी डर रहे हैं? मेरी जानकारी में है कि एक सब इंस्पेक्टर को भी इसी तरह फ़ोन किया गया था। विधायक होना, ये इस विधायक होने का ये मतलब तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में तुम सबके बाप हो गए हो। तो फिर मोहन यादव क्या कर रहे हैं?
ये जो चीज है, इस मामले में सबसे पहले जिले के एसपी और कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए। और कलेक्टर जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया निजी स्कूलों के मामले में, तो अपने पटवारी को सुरक्षा नहीं दे सकते। अरुण जी, एक बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि इस तरह की कोई भी घटना होती थी तो संगठन उस विधायक को बुला के हिदायत देता था। बाकायदा संगठन के 4-6 नेता बैठते थे, विधायक की पेशी होती थी और कहा जाता था कि दोबारा ये शिकायत नहीं आएगी। वो परंपरा बीजेपी में बंद हो गई है। और दूसरी बात यह है कि एक विधायक जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, उनने केवल एक बैट से छुआ था, नगर निगम कर्मी को मारने की एक्टिंग की, कितनी मारा भी नहीं था। उस पर प्रधानमंत्री का बयान आया था कि मैं इनको जीवन भर माफ नहीं करूंगा और उनका टिकट काट दिया गया। आखिर इस विधायक के साथ क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात कह रहा हूं कि मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी के समय की ये भाजपा है। उन्होंने आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला घुमा दिया था तो मीडिया भी बहुत दौड़ा था, मीडिया भी बहुत दिन तक चलाता रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया। यहाँ पटवारी जो फौज की नौकरी पूरी करके नौकरी कर रहा है, एक पूर्व सैनिक को विधायक ने बिना बात सिर्फ दादागिरी जब दिखाने के लिए जूते से मारा है। कलेक्टर के मामले के पास मामला गया है, उसके बाद उसके साथ खड़े होने के बजाय कलेक्टर अब वो डरा क्योंकि उसे नौकरी करनी है, परिवार पालना है। जो विधायक अपने परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, अपने भाई को प्रताड़ित कर रहा है और कुछ नहीं, गुंडागिरी उसके लोग कर रहे हैं, पुलिस वालों को कर रहा है, ऐसे में पटवारी क्या लड़ेगा? लड़ना चाहिए था कलेक्टर और एसपी को। शर्मनाक स्थिति उनके लिए है। फिर वो किस मुंह से, क्योंकि आज अगर पटवारी में जूते पड़े हैं तो कल वो दिन दूर नहीं कि एसपी और कलेक्टर में भी जूते पड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों का हौसला जब बढ़ता है तो इसी तरह बढ़ता है। आज मैं कहता हूं कि कलेक्टर साहब को तत्काल इस मामले का संज्ञान लेके और विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक दूसरा सवाल उज्जैन को लेकर है। आपने आज पढ़ा होगा, सारे अखबारों की मेन हेडिंग आज बन गए हैं। हमारे वो जो विधायक हैं देवास से, गायत्री राजे, जो वहाँ के पूर्व राजा भी हैं, उनकी पत्नी है वो गायत्री राजे, उनके बेटे हैं विक्रम सिंह। ये वही विक्रम सिंह है जो मर्डर केस में कई दिनों तक फरार रहे और ये अब देवास के एक तरह उत्तराधिकारी भी हैं और देवास की राजनीति के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। हो सकता है अगला चुनाव में बीजेपी इनको टिकट दे। कल जो कुछ इन्होंने महाकाल लोक में किया, 3 होटल लगी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ लेकर अपने साथियों के साथ घुस गए, वहाँ बैरिकेड हटा दिया, पुलिस वालों को धमकाया, वहाँ जो कुछ हुआ है। यदि एसपी कलेक्टर नहीं पहुँचते तो इनकी दादागिरी देखने लायक थी। क्या कहेंगे कि ये जो विधायक के बेटे हैं, अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बुला के समझाया भी नहीं है? देखिए, ये नए तरह की पार्टी है। अब इस पार्टी में वो इकबाल खत्म हो चुका है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अब उसी स्थिति में नहीं है जैसे पहले ठाकरे जी के समय होता था कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी क्लास लगती थी, समझाया जाता था ना। अब उस तरह के लोग बचे नहीं हैं, ना वो वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि वरिष्ठ लोगों को मोदी घर बैठा चुके हैं। और ऐसे लोग जो अब हैं, इनका उतना वर्चस्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो गुंडागिरी करते हैं, इनको दम कहाँ से मिलता है? जो हम कह रहे हैं दिल्ली से दम मिलता है, संरक्षण मिलता है। भाई, महाकाल लोग, मुख्यमंत्री खुद उज्जैन से आते हैं, वहाँ सावन के महीने में जिस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, उसमें एक विधायक के बेटे की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो गाड़ियां लेके चला जाए, मैंने वो वीडियो देखे। और दूसरी बड़ी चीज, पुलिस जो कुछ कर रही थी, जो पुलिस ने उससे आंखें लड़ा रहे थे, वो तो एसपी और बड़े अफसर पहुंचे, उन्होंने गाड़ी जब्त करने की बात की जो वीडियो में दिख रहा है। भाई, कैसे चलेगी कानून व्यवस्था? क्या होने वाला है? और वो जगह, एक तो महाकाल जो सर्वोपरि है, और मुख्यमंत्री यादव जी जो है वो महाकाल का पुत्र कहते हैं उसको, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। भाई ठीक है, मर्डर किए थे, जमीन का मामला हुआ था, कई मर्डर हुए थे, फरार रहे, जेल भी गए। ये जो देवास का बहुत बड़ा मामला है। पर सवाल यही है कि मर्डर कर देने के बाद अगर राज्य की, जिले की पुलिस मर्डर करने वालों के आगे सरेंडर कर देगी तो फिर इस मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चलेगी कैसे? मर्डर ठीक है, जमानत पर रिलीज हो गए होंगे वो, लेकिन ऐसे लोगों पर नज़र तो रखनी चाहिए। और फिर वो जगह जहां इन दिनों सबसे ज़्यादा संवेदनशील दुनिया भर के लोग आते हैं, वहां कोई गुंडागिरी कर रहा है, ताकत दिखा रहा है, तो ऐसे आदमी को तो तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए था। वही सवाल है मेरा कि कल उनसे कुछ फाइन लेके और गाड़ियां जब्त की गई, क्या इनको जिस तरह पुलिस वालों के बैरिकेड हटाए, उनके कार्य में बाधा डाली है, क्या एफआईआर होगी? इनको जेल नहीं भेजना चाहिए था जिस तरह की कार्रवाई? आखिर केवल ये सत्तारूढ़ दल के हैं इसलिए सरकार के हाथ पर कांपते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने में? देखिए, महाकाल को लेकर के ऐसी स्थिति बनी है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस
सब बीजेपी नेताओं के आगे दंडवत हो जाते हैं। हमने देखा कि गर्भगृह में नहीं जा सकता कोई, लेकिन अक्सर बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें गर्भगृह से आती हैं। वहाँ मुंह देखकर जो है ना, माथा देख के तिलक करने की परंपरा प्रशासन में है। सत्तारूढ़ दल के हैं, उनके लिए सब छूट है, और जो विपक्ष हैं या आम आदमी हैं उन पर डंडे बजते हैं। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए। भगवान तो सब देख रहे हैं। महाकाल जो है, महाकाल की जब नज़र खुलती है, तीसरी आंख जब खुलती है तो क्या होता है, वो केदार और हिमाचल को देख लीजिए। लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए प्रशासन को कि पार्टियां और सत्ता तो आनी जानी है। इतना भेदभाव, इतना तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए था। सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर इनकी जगह कोई बम रख के चला जाता गाड़ियों में, इतना देश में आतंक का खतरा है, तब क्या होता? क्या होता है अगर एक विस्फोट हो जाता महाकाल परिसर में? कौन जिम्मेदार होता? लेकिन चूंकि पुलिस को वो वहाँ भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, विधायक का बेटा है, तो उसके अपराध और सब भूल के आम आदमी जुर्माना कर दिया। कोई और गाड़ी लेके जा सकता था वहाँ तक? और क्या यही करती पुलिस? पुलिस को चाहिए था कि तत्काल अरेस्ट करती जितने लोग गाड़ियाँ लेके गए थे, और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करती, क्योंकि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ा है। लेकिन नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी का राज है। तीसरा मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश में एक ऐसे घटनाक्रम पर जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है, और वो ये कि 9 महीने बाद भी मंत्रियों को स्टाफ नहीं मिला था। कारण ये था कि सरकार उन लोगों को अब रिपीट नहीं करना देना चाहती थी जो पहले मंत्रियों के रहे हैं। आरोप ये लगता है कि मंत्रियों के स्टाफ ही उन्हें भ्रष्टाचार सिखाते हैं, उन्हें गलत काम सिखाते हैं, पैसे कमाने के तरीके सिखाते हैं। इस बार एक जनरल निर्णय लिया गया था कि जो पहले मंत्रियों के यहाँ रहा है वो अब नए मंत्रियों के यहाँ नहीं जाएगा, और ये विवाद मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच 9 महीने चला। आखिरकार मुख्यमंत्री को सरेंडर करना पड़ा। मुख्यमंत्री को वो आदेश जारी करने पड़े जो वो 9 महीने से नहीं कर रहे थे। वो तमाम अधिकारी जो शक के दायरे में थे, जिन्हें मंत्रियों के यहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए था, वे सब जहाँ चाहते थे उन मंत्रियों के यहाँ पहुँच गए हैं। करीब 7 या 8 मंत्रियों के ऑर्डर निकल गए हैं, इतने ऑर्डर और निकलने वाले हैं मेरी जानकारी के अनुसार। क्या ये मंत्री सिर्फ कमाई का ही जरिया ढूंढ रहे हैं या वाकई में? और ये सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री का मंत्रियों के सामने इस तरह समर्पण करना, ये मध्य प्रदेश के कितने हित या अहित में है? देखिए, मध्य प्रदेश का हित और अहित एक किनारे करके जब बात करें तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री के खुद के अस्तित्व को चुनौती है। अगर मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं कि दिल्ली ने अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो खुली छूट सरकार चलाने की तो देनी चाहिए। अब आप उम्मीद करें कि मोहन यादव अच्छा प्रशासन चलाएंगे, तो उनके साथ जो टीम है वो भी उन्होंने नहीं चुनी, और वो उस टीम के लिए वो कर्मचारी चुनना चाहते थे जो पाक साफ हैं, वो भी नहीं चुनने दिए गए। तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं भी 30 साल से मध्य प्रदेश को देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। यही कर्मचारी जो हैं, यही मंत्रियों की झांकी बनाते हैं, यही मंत्रियों के साथ जाते हैं, फील्ड में वसूली करते हैं, यही तरीके बताते हैं, और मोहन यादव जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। पर ये उनका अपमान हुआ है या उनका मजाक उड़ेगा, ये उनका जो है, उनकी टीम पर उनका नियंत्रण खत्म होगा, क्योंकि मंत्रियों की मर्जी चलेगी। तो फिर ये तो देखिए, हिस्सा बांट तो सब कर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि टेबल पे बैठ के हिसाब होता है कि किस विभाग से कब, कहाँ, कैसे। तो उन लोगों को ये भी देखिए आप, उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? मंत्रियों को तो, नए मंत्रियों को तो नहीं मालूम था ये लोग पहले से हैं। वो कर्मचारी खुद अपनी सिफारिश लगा के मंत्रियों के यहाँ पहुँचे हैं, ताकि वो जहाँ मत्था टेकते हैं वहाँ का भी दक्षिणा चलती रहे और मंत्री भी कमा लें, और वो तो कमा ही रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जांच करा लीजिए, पिछले 30 साल में दूसरे और तीसरे ग्रेड के जो कर्मचारी मंत्रियों के यहाँ थे, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, आज वो किस हैसियत पर हैं। तो जब वो इतने बड़े हो गए तो मंत्रियों ने क्या किया होगा? सबसे बड़ी बात है, ये मोहन यादव का अपमान है, और मोहन यादव को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी 8-9 महीने हुए हैं, उन्हें 4-4.25 साल और शासन चलाना है। कल को मंत्री कुछ और करेंगे, तब क्या करेंगे आप? भ्रष्टतम अधिकारियों को अगर, क्योंकि वो कमा के देते हैं, मंत्री पसंद करेंगे, तो प्रशासन कैसे चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री ने दबाव में पोस्टिंग जरूर कर दी हो, लेकिन इनके पीछे ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की टीम लगा के रखे, जैसे ये लोग कुछ करें उनको तत्काल दबोच लिया जाए? क्या ये संभव है? एक काल्पनिक सवाल है। नहीं, काल्पनिक नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की टीम, मैं आपके कैमरे पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त भी वसूली के लिए ही बचे हैं, वरना वहाँ का स्टाफ कितना पुराना और वहाँ क्या हो रहा है ये भी जांच करा लीजिए। वो भी कोई ऊपर से नहीं आए हैं। सीबीआई का पकड़ा गया था ना यहाँ
नरसिंह घोटाले में, तो यहाँ का भी पुलिस वाला पकड़ा गया ना, सब उसमें शामिल हैं, कोई नहीं करने वाला है कुछ। वो वही एक कड़ी है। ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और भ्रष्ट बाबू कर्मचारी सब एक लाइन में हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं होगा, रेट पड़ जाएंगे बस। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो भिंड की तरफ ले चलता हूं। आपने कल सुना होगा, भिंड में कल कांग्रेस ने एक जंगी प्रदर्शन किया है और कांग्रेस का आरोप है कि अब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के क्षेत्र लाहौर में था, गोविंद सिंह जी को जान से मारने की धमकी 17 जुलाई को आई है। कल उन्होंने उसका रेस्ट उद्घाटन किया, वो जो अंतर्देशीय पत्र है पढ़ के भी बताया। एक दूसरा, वहाँ के तमाम सारे कांग्रेस नेताओं ने कल जो तकरीर की है, जो भाषण दिए हैं, सब ने एक स्वर से एक बात कह दी है कि अब सरकार आएगी तो हम बदले की कार्रवाई करेंगे, हम बदले से ही काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बदला ले रहे हैं कार्यकर्ताओं से, अब हम समझ में इसकी राजनीति नहीं करेंगे। इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर एक, गोविंद सिंह जी को हत्या की धमकी। नंबर दो, दिग्विजय सहित तमाम सारे नेता, चाहे अजय सिंह जी हों, फूल सिंह बरैया हों, ये जीतू पटवारी सहित सभी ने कहा है, और इसको शुरुआत की थी उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा था जसका तस होना चाहिए, तभी राजनीति में सफल होंगे। मैं तो बदले की राजनीति को पसंद करता हूं, ऐसा हेमंत ने कहा। फिर सब नेताओं ने वही लाइन ले ली है। एक तरह से एक निर्णय हुआ है कि अब कांग्रेस बदले की राजनीति करेगी। क्या क्या कहना है मेरे रविंद्र जी, कांग्रेस जब करेगी तब करेगी, अभी पहले कांग्रेस पांव पे खड़ी हो जाए। ये तो सब कहने की बातें हैं। गोविंद सिंह जी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इन कांग्रेसियों के, देखिए उनके साथ क्या हुआ, मैं आज आपको बताता हूँ। नई जानकारी जो है वो ये है कि गोविंद सिंह जी को बीजेपी में ले जाने के लिए वो जो रिज्वाइनिंग सेल थी वो कई साल लगी रही, बहुत कई बार कहा भी गया कि वो, तब उस सेल के मुखिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह जी की मित्रता को लेकर कि अब गए। डॉक्टर गोविंद सिंह कमज़ोर नहीं है, वो छोटे कद के जरूर हैं, पर राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है। और उनको निशाना क्यों बनाया गया? उनके हारने के पीछे भी कारण था, और उनको निशाना इसलिए बनाया गया कि वो झुके नहीं, बीजेपी में गए नहीं, उनका घर तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई। ऐसा नहीं होता है, बदले की कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने ये कई बार कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके समर्थकों को, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये पक्का है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर है। बीजेपी के 2 सांसद तो साफ कह चुके हैं, एक बिहार के, कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के भी एक सांसद ने कहा था। बात यह है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का एजेंडा है। अगर ये एजेंडा नहीं होता तो आप ये समझिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इतने दिन से जेल में है, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल होके बाहर निकला है, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अब बाहर निकले। ये नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होने दी। राहुल गांधी के खिलाफ कौन सी एजेंसी नहीं पड़ी है? अभी तो उन्होंने खुद कहा कि अब मेरे घर ईडी आने वाली है, संसद में कहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति शुरू की है, वो तो चले जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा देश की, प्रदेश की जनता भुगतेगी। भिंड को आप जानते हैं, भिंड मुरैना वो एरिया जो है, वहाँ अहम बहुत बड़ी बात है, जरा सी बात पे बंदूकें चलती हैं। अब अगर डॉक्टर गोविंद सिंह को अपमानित किया गया या उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, मरना तो आदमी को उसी दिन है जो ईश्वर तय कर लेता है, लेकिन गोविंद सिंह डरेंगे नहीं। मैं उनको 30 साल से जानता हूँ। कोशिश कर ली, घर पे पहुँच गए, धमकी दे दी, उनके लोग, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो जो प्रशासन है, मैं तो उन नौकरशाहों से कहूँगा कि अभी आपकी नौकरी खत्म नहीं हुई है, और ये भी नहीं कि 4 साल नहीं, 4.5 साल बाद सरकार बदलेगी। तो जैसे पिछली बार के अफसर, तब तो पार्टी की ही सरकार है, वो आज कहाँ है, जो शिवराज सिंह के करीबी थे। तो मोहन यादव के साथ जो है, ये भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में होंगे, कोई अगला मुख्यमंत्री होगा। तो उन्हें यह समझना चाहिए नौकरशाहों को कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टूल न बने, वो टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जबलपुर की बात की, वहाँ भी कलेक्टर ने काम नहीं किया, भिंड की बात हो रही, वहाँ भी यही चीज़ है, देवास का और उज्जैन की बात हो रही, वहीं भी ब्यूरोक्रेसी को सीधे खड़ा रहना होगा। सारे किस्सों की जड़ एक ही है कि ब्यूरोक्रेट जो चुन के आता है, वो अपनी योग्यता और अपने बूते पर आता है, वो किसी की उस पर नहीं होता है, किसी की कर्म पे नहीं होता है, किसी के उस पर नहीं होता है। तो उसे कम से कम वो सब करना चाहिए जो कानून ने उससे उम्मीद की है। चाहे वो गोविंद सिंह जी का मामला हो, गोविंद सिंह जी झुके नहीं, ना झुकेंगे, ना उनका कुछ होगा। अगर मरना होगा तो हम सब मरेंगे, लेकिन कोई जाके चैलेंज करके मार ले, इतने कमज़ोर नहीं हैं।
गोविंद सिंह जी, उम्र जरूर हो गई है, उनकी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है, लेकिन जब चौतरफा हमला होता है, अच्छी बात यह है कि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। हेमंत कटारे और उनके पिता जो कहते थे वो करते रहें, वो अलग बात है, बदला सब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी को ये देखना होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी, इसका क्या होगा। ये ब्यूरोक्रेसी खेल कर रही है। नेताओं के कहने पे जो अफसर चल रहे हैं, उनको ये मैसेज होना चाहिए, भाजपाइयों से बदला लेने के बजाय ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बनाई जानी चाहिए, उनकी ऐसी तैसी हो। एक आखिरी सवाल, आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की है, तो कल ही दिग्विजय सिंह जी एक आवेदन लेके कल पहुंचे थे भिंड में, और उनने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आवेदन लगाया है, थाने में दिया है, भिंड का जो देहात थाना है। उनका ये आरोप है कि कलेक्टर वहाँ सांप्रदायिकता का माहौल भड़का रहे हैं, वहाँ वो मुसलमानों के मकान तोड़ते हैं, हिंदुओं के छोड़ते हैं। फ़ोन पे पूछो कि भाई ये जो अपराधी हैं, इन अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, तो वो फ़ोन पे ही बोल देते हैं कि भाई मुस्लिम थे इसलिए, ये हिंदू है इसलिए। तो कल एफआईआर का आवेदन दिया है, क्या एफआईआर होगी और नहीं होगी, तो ये दिग्विजय सिंह ने कल ऐसी घोषणा की है कि मैं कोर्ट जाऊँगा। उन्होंने अपने साइन से आवेदन दिया है। आपको लगता है कि ये मुद्दा आगे तक जाएगा या यहीं फुस हो जाएगा? नहीं, अगर दिग्विजय सिंह ने किया है तो जाएगा और जाना चाहिए। वो आपने भी उस पर बात की थी। अगर कलेक्टर ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम मामला था, मुसलमान आरोपी हैं तो उनके घर तोड़ दिए गए, और किसी का अकेला बेटा मर गया और वो आरोपी हिंदू हैं, तो उनको आप कुछ नहीं करोगे। आप कलेक्टर क्यों हो? आप किस बात के लिए? आप फिर भाजपा के कलेक्शन एजेंट बन जाओ यार, फिर क्या है। ये दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाना चाहिए उस वीडियो के आधार पर। ये ब्यूरोक्रेसी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी और अन्य दल आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर इस देश की ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ हो गई, फिर इस देश का भगवान मालिक है, फिर पार्टियां पीछे हो जाएंगी। ये ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से चाहेंगे मनमाने ढंग से देश को बर्बाद करेंगे। और आप आज भी देख लीजिए कि बहुत बड़ा रोल है, जितने करप्शन के मामले हैं, जितनी चीज़ें हैं। अब तो नई चीज़ हो गई कि सरकार परमिशन ही नहीं देगी, सब चीज़ों का बचाव खुद कर लिया है। तो दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर वहाँ नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें, ताकि सबक रहे आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को, कि वो भी कानून के दायरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी। आज बहुत सारे मुद्दों पे मैंने पहली बार अलग अलग मुद्दों पे बात की है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। किस तरह एक बाहुबली विधायक मारपीट करते हैं पटवारी की, किस तरह एक विधायक का बेटा महाकाल लोक में घुस जाता है, किस तरह मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के सामने समर्पण करना पड़ता है, उनके मनमाए स्टाफ को पदस्थ करना पड़ता है 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद, किस तरह एक आईएएस अधिकारी जो भिंड में बैठे हैं कलेक्टर के रूप में, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ एफआईआर कराने जाना पड़ता है, किस तरह गोविंद सिंह जी को धमकाया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करें। ये इन तमाम सारे मुद्दों पे आज जो विश्लेषण अरुण जी ने किया है, मैं चाहता हूं कि आप एक एक शब्द सुने, अंत तक सुने। यही वो विश्लेषण है जिससे हम कहते हैं ना, एक मंथन के बाद अमृत निकालने की कोशिश करते हैं। इन्हीं डिस्कशन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश किधर जा रहा है और वास्तव में उसे जाना किधर चाहिए। हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, करते रहेंगे, ताकि मध्य प्रदेश कहीं भटक ना जाए, कहीं अटक ना जाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।